15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं। इजराइल छोटा सा देश था जिसको बने सिर्फ एक दिन हुआ था, तो देखा जाए तो इतनी सारी कंट्रीज मिलके इजराइल को हरा ही देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वॉर 1 साल तक चलती है और इजराइल अरब कंट्रीज को हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है कि यूएन ने जो 2 स्टेट बना के एरिया डिवाइड किया था, वो तो दूर की बात, इजराइल उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लेता है। ये देखिए, ये लड़ाई से पहले का इजराइल, और लड़ाई जीतने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये एरिया भी इजराइल अपने पास ले लेता है। और इस इजराइल अरब वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसे आर्मिस्टिक एग्रीमेंट 1949 भी बोला जाता है। इसमें एक टेम्परेरी लाइन बना दी गई थी जिसे ग्रीन लाइन बोला गया था कि यूएन ने जो कहा है वो तो छोड़ो फिलहाल, जब तक कोई इस चीज का हल नहीं निकल पाता है ग्रीन लाइन फॉलो होगी। ये है वो ग्रीन लाइन वाला मैप। तो इस लड़ाई के बाद जो मैप बना वो यूएन वाले मैप से एकदम अलग बना। इसमें ये ब्राउन वाला पार्ट इजिप्ट के पास चला गया और ये पर्पल वाला पार्ट जॉर्डन के पास गया, और इस जॉर्डन वाले पार्ट को वेस्ट बैंक बोला गया क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में था। बाकी सब इजराइल के पास चला गया। अब जब ये सारी चीजें हुई तो पैलेस्टीन के लिए तो कोई जगह बची ही नहीं, और एक तरह से पैलेस्टीन जो देश था वो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। और जब देश ही नहीं बचा तो ये जो 7 लाख पैलेस्टीनी थे ये रिफ्यूजी बन जाते हैं। इस दिन को पैलेस्टीनी आज की डेट तक भूले नहीं है। इस दिन को ये लोग नकबा डे कहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि अरब तो लड़ रहे थे पैलेस्टीनियों के लिए, लेकिन जब पैलेस्टीनी रिफ्यूजी बन गए तो ऐसा नहीं है कि वो जो रिफ्यूजी थे पैलेस्टीनी उनको अरब देशों ने ले लिया। तीनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने रिफ्यूजी को अपना सिटीजन बनाने का ऑफर तक नहीं दिया। इनफैक्ट उस टाइम पे इन कंट्रीज ने सिटीजनशिप के जो लॉ थे वो और स्ट्रिक्ट कर दिए थे। अच्छा, साइड से यूएन इजराइल पे कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर बना रहा था कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन हमने निकाला था उसको फॉलो करो आप। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये जो जॉर्डन और इजिप्ट के पास जो ऑक्यूपाइड एरिया है ये पैलेस्टीनियों को आप दे दो। लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट ने कहा कि ऐसा करने से इजराइल फिर से हमारी पोजीशन खराब कर देगा और फिर से अटैक वगैरह कर देगा, इसलिए जब पूरा इजराइल हमें मिल जाएगा तो एक साथ पैलेस्टीनियों को बसाया जाएगा, तब तक ये हमारे अंडर में रहेगा। इस लड़ाई के कुछ साल बाद पैलेस्टीनियों को भी लगा कि हमारा खुद का भी कुछ होना चाहिए, तो 1964 में पैलेस्टीन ने PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मेन एम था इजराइल से जमीन को वापस लेना। लेकिन शुरू में जब PLO बनी थी तो ये उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थी। अब इसके 3 साल बाद 1967 में फिर से अरब कंट्रीज इजराइल पे अटैक करती हैं। एग्जैक्टली 5 जून 1967 को ये वॉर स्टार्ट होती है और 10 जून 1967 को खत्म हो जाती है, इसलिए इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इसमें इजराइल इन 3 कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को फिर से हरा देती है। इस वॉर में इजराइल पहले इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप लेती है, उसके बाद ये जॉर्डन की तरफ जाते हैं, उनसे वेस्ट बैंक ले लेती है और वहां पे भी ये रुकते नहीं है। इसके बाद ये सीरिया की तरफ जाते हैं और वहां गोलन हाइट जो है उसको ले लेते हैं और साथ में जेरूसलेम को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस लड़ाई के बाद ज्यूज ने यह कहा कि ये 18 साल बाद अपने किंगडम को वापस ले लिया। ये लोग अपने कैलेंडर के हिसाब से, जिस दिन ये चीज हुई, इस दिन के बाद से इन्होंने अपने कैलेंडर के हिसाब से इस दिन को जेरूसलेम डे के नाम से बनाया। तो देखिए, ये जब लड़ाई खत्म होती है तो इस लड़ाई में इजराइल के पास 100% एरिया आ जाता है। अब देखिए, 100% एरिया तो मिला इनको, लेकिन उस एरिया के साथ साथ इनको 2 मिलियन पैलेस्टीनीज जो थे वो भी मिले। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो पैलेस्टीन है वो तो देश बचा ही नहीं था, तो ये जो पैलेस्टीनी है, जो 2 मिलियन पैलेस्टीनी है, ये किस कंट्री के सिटीजन बनेंगे? अब ये 2 मिलियन पैलेस्टीनी थे, इनको इजराइल सिटीजनशिप भी नहीं देना चाहता था इजराइल की, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पैलेस्टीनियों को राइट टू वोट मिलता और फिर ये इलेक्शन में वोटिंग करते, अपने लीडर को जितवा सकते थे। तो ये सारी चीजें वो चाहते नहीं थे। ओवरऑल पॉपुलेशन से भी कंसिडर किया जाता तो पैलेस्टीनियों का जो नंबर था वो ज्यादा हो जाता, तो इनके हाथ में पावर आ सकती थी। इजराइल की पूरी मेहनत खराब हो जाती, इसलिए वो ये नहीं करना चाहते थे। तो ना तो इन 2 मिलियन लोगों को ये सिटीजनशिप दे सकते थे इजराइल की, ना ये कहीं बाहर भेज सकते थे, ना उनको मार सकते थे, और ना ही इनके मन में ये था कि इनको अलग देश बना के दे दें। ऐसा नहीं था कि वेस्ट बैंक और गाजा जो है वो अलग देश बना के इनको दे दें, क्योंकि इनका मानना था कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे आ जाएगी ऐसे। तो इजराइल ने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ऐसे इलाके हैं जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। हर गली और हर एरिया आइडेंटिफाई किया और उसको सेक्शन में बांट दिया और इस एरिया में मिलिट्री लगा दी, और फिर इनके आसपास के एरिया में धीरे धीरे करके जूस को सेटल करना शुरू किया। और जूस को वहां पे सेटल होने पे फ्री में लैंड और घर दिए जाते थे, और कई केस में तो सरकारी नौकरियां भी दी जाती थी। एक मैप से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये इजराइल का मैप है, ये वेस्ट बैंक है, और इस वेस्ट बैंक को जूम करेंगे तो ये देखिए, ये ऐसे दिखता है। इसमें जो डार्क ब्राउन एरिया है ये पैलेस्टीनियंस के घर हैं, लाइट ब्राउन एरिया में पैलेस्टीनियंस के घर हैं और इजराइल की मिलिट्री कंट्रोल में है। इसमें जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप,
इसमें इन्होंने जूस को सेटल किया है। और ये जो ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री के बेस रखे हैं, जिससे हर किसी की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल की जा सके, अटैक वगैरह ना हो। और सेम चीज इन्होंने गाजा स्ट्रिप में भी की। देखिए, इजराइल के इन एक्शन से समझ में आ गया था कि ये जो बैक टू बैक वॉर हुई है, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे और इस जगह को ये फिलिस्तीनियों को देने के मूड में नहीं लग रहे थे। इसलिए आप देखोगे कि आज की डेट तक कोई भी इजरायली नेता हो, वो कहेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन स्टेट के बॉर्डर क्या होंगे उस पे हमेशा चुप रहता है। यूएन ने इस चीज को लेकर काफी बार बोला कि ये जो जूस यहाँ पे सेटल हो रहे हैं ये इलीगल है, लेकिन इजराइल का कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं डाल सकते।